सी 146 अध्याय 146। निंग हुआन क्रिस्टल सिटी के फॉर्मेशन गॉड टावर से जुड़ने के बाद उन सभी ने जल्द ही ये जियो के बारे में जानकारी प्राप्त की। फॉर्मेशन गॉड टावर की क्रिस्टल सिटी शाखा के अध्यक्ष गु यमन ने सब कुछ विस्तार से बताया। ये पता चला कि ये जियो ने जो कहा वो सच था। वो वास्तव में केवल 3 महीनों में लेवल 3 फॉर्मेशन मास्टर बन गया। ये चौंकाने वाला था। सच्चाई जानने के बाद गु तियानहाओ ने अब संकोच नहीं किया और तुरंत ये जियो की चुनौती स्वीकार कर ली। ओल्ड हु को ये जियो को राष्ट्रपति के कक्ष में लाने के लिए भेजा गया था, जहां गु तियानहाओ ने ये जियो से वादा किया था कि भले ही वह लेवल 5 फॉर्मेशन मास्टर नहीं है, जब तक वह लेवल फॉर्मेशन मास्टर बन सकता है वो ये जियो को ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करने की अनुमति देगा, जब भी वो चाहे। जहां तक पढ़ाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का सवाल है, गु तियानहाओ ने ये जियो को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने का फैसला किया। मामला ऐसे ही निपट गया। अब ये जियाओ के पास लेवल 5 फॉर्मेशन मास्टर बनने के लिए केवल 3 महीने का समय था। जब ये जियाओ ने गु तियानहाओ के मार्गदर्शन में संरचनाओं को सीखना शुरू किया, तो क्लाउडी स्टार क्षेत्र में फ्रेश ब्रीज सिटी नामक एक शहर था जो जंगल की सीमा पर स्थित था। फ्रेश ब्रीज सिटी के आसपास दर्जनों छोटे और बड़े शहर और गांव भी थे। हालांकि क्लाउडी स्टार क्षेत्र की अधिपति सेनाओं की नज़र में फ्रेश ब्रीज सिटी चावल के दाने जितना छोटा था और इसे नज़रअंदाज किया जा सकता था। इस शहर में देखने लायक एक चीज थी, वह बादलों में तैरता हुआ पहाड़ था। फ्रेश ब्रीज सिटी ने दर्जनों मील क्षेत्र को कवर किया। इस शहर में 4 प्रभावशाली परिवार थे। 4 महान परिवारों के नियंत्रण में विभिन्न सराय, चायघर और दुकानें थीं, और वे सभी पूरे फ्रेश ब्रीज सिटी के प्रबंधन के प्रभारी थे। वो परिवार 4 प्रमुख शहरों में से एक था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वर्तमान में वो परिवार के घर के अंदर, उसे मारो, उसे बेरहमी से मारो, बकवास, उसने वास्तव में मुझे घूरने की हिम्मत की, वह जीने से थक गया होगा। वो परिवार के आंगन के एक कोने से अचानक शाप की लहर गूंज उठी। एक घर के कोने में 3-4 युवक बीच बीच में गाली गलौज करते हुए दूसरे युवक को लात घूंसों से पीटते नजर आए। भीड़ के अलावा एक 20-23 साल का युवक भी था। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था क्योंकि उसने अन्य युवाओं को उस युवक को जमीन पर मुक्का मारने और लात मारने का आदेश दिया था। पिटे हुए युवक ने अपना सिर पकड़ लिया और जमीन पर लौट गया। वह बिल्कुल भी नहीं हिला और उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने अपने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा करने की पूरी कोशिश की, जैसे कि वह मृत्यु के कगार पर हो। तुम मेरे वो परिवार के सिर्फ एक सेवक हो। तुम जैसे तुच्छ कूड़ेदान की हिम्मत कैसे हुई मुझे घूरने की? वो हाओ, तुम केवल एक ही परिणाम के पात्र हो, मृत्यु। उसे मारो, उसे तब तक जोर से मारो जब तक वह आज उठ न जाए। इस समय वू मिंग, एक अन्य युवक, जल्दी से खड़ा हुआ। उसने जमीन पर पड़े युवक की ओर इशारा किया, उसकी लार निगल ली और कहा, हाओ, भाई हाओ, निंग हुआन, वह ऐसा लगता है कि उसे पीट पीट कर मार डाला गया है हमारे द्वारा। क्या, मर गया? वू हाओ चौंका। उसने वू मिंग को दूर धकेल दिया और तेजी से उस युवक की ओर चल दिया। जब उन्होंने पुष्टि की कि युवक सांस नहीं ले रहा है, तो उनका चेहरा भी पीला पड़ गया और वह बुदबुदाने लगे। वो सचमुच मर गया। किसी व्यक्ति को पीट पीट कर मार डालना कोई छोटी बात नहीं थी। वो परिवार के लिए, जो कानून का पालन करता था और नियमों को सबसे पहले देखता था, ये और भी बड़ा मामला था। वो परिवार के कुछ पारिवारिक नियम हैं। उनमें से एक ये था कि वो परिवार के लोगों को आपस में लड़ने और दूसरों से बदला लेने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी, और यहाँ तक कि जो महत्वपूर्ण सदस्य हैं उन्हें भी परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो हाओ और बाकी लोगों के लिए उन्हें पीटने के लिए परेशानी की तलाश करना पहले से ही गलत था, लेकिन किसी को मारना नियम तोड़ने से भी बदतर था। वे कैसे नहीं डर सकते थे? सच कहूं तो वू हाओ केवल निंग जुआन को सबक सिखाना चाहता था।
ये कचरा जो उनके परिवार में अचानक प्रकट हुआ और एक नौकर के रूप में काम करना शुरू कर दिया, लेकिन वह वास्तव में निंग जुआन को पीट पीट कर मार डालना नहीं चाहता था। कौन जानता था कि निंग हुआन इतना लापरवाह होगा कि उसने गलती से निंग हुआन को पीट पीट कर मार डाला। वू हाओ को एक शब्द भी न कहते देख वू मिंग ने उत्सुकता से कहा, भाई हाओ, हम क्या करें? अगर परिवार के मुखिया को इस बारे में पता चला तो हम मर जाएंगे। तुम किस लिए घबरा रहे हो? हालांकि वू हाओ भी घबराया हुआ था। वह वू मिंग की तुलना में अधिक केंद्रित था। उसने वू मिंग को घूरकर देखा और एक पल सोचने के बाद उसने कहा, यह कैसा रहेगा? तुम दोनों उसे पहाड़ के पीछे खाई में फेंक दो। क्या ये ठीक है? मुस्कुराहट के साथ उत्तर देने से पहले वू मिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जब हर कोई मर चुका है तो इसमें गलत क्या है? मुझे मत बताओ कि तुम चाहते हो कि मेरे पिता को इसके बारे में पता चले। एक पल रुकने के बाद वू हाओ ने कहा, उसे राक्षस घाटी में फेंक दो। किसी को भी इस मामले को फैलाने की अनुमति नहीं है। सभी को इस मामले की बारीकी से निगरानी करनी होगी, अन्यथा उन्हें परिवार द्वारा दंडित किया जाएगा। वू हाओ के शब्दों को सुनकर वू मिंग ने चुपचाप अपने दांत भींच लिए और अपना सिर हिलाया, जिसके बाद उसने दूसरों को निंग हुआन की लाश को पहाड़ के पीछे ले जाने का आदेश दिया। पीछे के पहाड़ वू परिवार के निषिद्ध क्षेत्रों से संबंधित थे। आमतौर पर वू परिवार के शिष्य यहां नहीं आते थे, लेकिन एबेस एक निषिद्ध क्षेत्र था। वू हाओ के निर्देशों का पालन करते हुए वू मिंग और अन्य लोग गुप्त रूप से निंग हुआन को निषिद्ध क्षेत्रों में ले गए और फिर उसे दानव घाटी में फेंक दिया। इसके बाद वे घूम गए और चले गए। दूसरी ओर गहरी घाटी में एक झील थी। झील के ऊपर ठंडी हवा की परतें तैर रही थीं। ठंडी हवा के ऊपर आसमान में घना सफेद कोहरा छाया हुआ था, जिसने आसमान के दृश्य को अवरुद्ध कर दिया था। झील के अलावा चारों ओर सब कुछ अंधेरा था, पूरी तरह से अंधेरा। झील के किनारे पर निंग हुआन, जो निश्चल लेटा हुआ था, ने अचानक एक गहरी सांस ली और खांसना शुरू कर दिया। कई बार हांफने के बाद आखिरकार उसने अपने धड़कते दिल को शांत किया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसने सिर उठाया और घृणा से ऊपर देखा। वू हान, मैं तुम्हें निश्चित रूप से मार डालूंगा। क्या तुम्हें लगता है कि अगर पवित्र क्रिस्टल नहीं होता तो मैं वू परिवार का नौकर बन जाता? जब तक मैं पवित्र क्रिस्टल प्राप्त कर सकता हूं, सभी कष्ट इसके लायक है, लेकिन तुम्हारा अपमान मुझे माफ नहीं किया जा सकता। इलुसरी स्पिरिट गेट का लिंक शियाओलोग भी है। अगर मैं प्रतिभा के मामले में उसकी बराबरी करना चाहता हूं, तो मुझे पवित्र क्रिस्टल हासिल करना होगा, तभी मैं उसे चुनौती दे सकता हूं। उसकी आंखें लाल रंग की रोशनी से चमक उठी। ये पता चला कि निंग हुआन मरा नहीं था, वो बस अपनी सांसें रोक रहा था। जब उसे दानव घाटी में फेंका गया तो वह हिला भी नहीं। ऊपर मौजूद लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह मर चुका है, उसने अपने गिरने पर भी नियंत्रण नहीं रखा और अपने शरीर को सीधे जमीन पर गिरने दिया। इससे उन्हें कुछ चोटें आईं। सौभाग्य से वह जिस भूमि पर उतरा वह झील के निकट थी। ये ठोस नहीं था और इसमें दलदल का गुण था। इसी बात ने उन्हें भारी चोट लगने से बचा लिया। वैसे ये जगह कहाँ है? निंग जुआन ने अपनी आंखें मूंद ली और अपने सामने अंधेरे को देखते हुए खुद से बुदबुदाया। अंधेरे के कारण उसकी इधर उधर जाने की हिम्मत नहीं हुई। इसके बजाय उसने झील के बिल्कुल साफ पानी को देखा। इस अंधेरे में सिर्फ ये झील ही चमक रही थी। कोई तो कारण होगा कि यह झील चमक रही है। निंग हुआन बुदबुदाया और फिर झील में कूद गया। कुछ देर बाद वह झील से बाहर आया और जोर जोर से हंसने लगा। उनके हाथ में एक नवजात शिशु के आकार का हरे रंग का क्रिस्टल नजर आ रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो परिवार इस झील की गहराई में पवित्र क्रिस्टल को छिपा देगा, जो दानव घाटी में मौजूद है, जहां कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछले 10 वर्षों से कोई भी पवित्र क्रिस्टल को ढूंढने में सक्षम नहीं है। वो परिवार पर आक्रमण करने के हजारों साल बाद भी मैं सचमुच भाग्यशाली हूँ।
वुहान, मैं वास्तव में आपकी अभिव्यक्ति देखना चाहता हूं जब आपको एहसास होता है कि आप पवित्र क्रिस्टल के गायब होने का कारण बन गए हैं। अचानक उसका चेहरा सख्त हो गया, जैसे उसने कुछ सोचा हो। उसने अपना हाथ हिलाया और एक आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होकर हवा में एक चेहरा बना गई। लिंग जियाओलोग, निंग जुआन ने अपने दांत पीस लिए और चेहरे की ओर देखते हुए घृणा से बुदबुदाया। इलुस्ट्री स्पिरिट गेट में केवल एक लिंग जियाओलोग है, और वह ये जियाओ है। निंग जुआन नामक यह व्यक्ति ये जियो को क्यों निशाना बना रहा था, यह एक रहस्य है। कुफायद दान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप, दान करें। सी 147 अध्याय 147 ब्लैक वुल्फ गैंग पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम इंसान नहीं, राक्षस हो। फॉर्मेशन गॉड टॉवर में गू तियानहाओ ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोला। ये जियाओ को उसके सामने चेहरे पर मुस्कान के साथ खड़ा देखा जा सकता है। वह वास्तव में बहुत खुश था, क्योंकि वो केवल 3 महीनों में ही लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर बन गया था। उन्हें चुनौती जारी किए हुए 3 महीने हो गए हैं, और इन 3 महीनों में वे वादे से कहीं आगे निकल गए। उनकी चुनौती 3 महीने में लेवल 3 से लेवल 5 फॉर्मेशन मास्टर बनने की थी। आश्चर्यजनक रूप से वो वास्तव में लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर बन गया। उस पुरुष ने ये कैसे किया? इसका सीधा सा कारण था समझ जड़ी बूटी। ये जड़ी बूटियां एक निश्चित अवधि के लिए किसी व्यक्ति की व्यापक क्षमता को बढ़ा सकती हैं। इन 3 महीनों के दौरान ये जियाओ ने अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए न केवल अपनी अंतर्दृष्टि की आंखों का उपयोग किया, बल्कि संतोषजनक परिणाम से अधिक प्राप्त करने के लिए कुछ व्यापक जड़ी बूटियों का भी उपयोग किया। व्यापक जड़ी बूटियों के कारण उनकी समझने की शक्ति बहुत बढ़ गई थी, और अंतर्दृष्टि की आंखों की मदद से उन्होंने सभी संरचनाओं के सार को देखा और उन्हें बहुत जल्दी सीख लिया। अंत में गू तियानहाओ के मार्गदर्शन में उन्होंने चुनौती के दायरे को पार कर लिया और लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर बन गए। और इसी बात ने गू तियानहाओ को बहुत सदमा पहुंचाया, इस हद तक कि गू तियानहाओ को शक होने लगा कि ये जियाओ कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। ये जानना होगा कि संरचनाएं बिछाना न केवल फॉर्मेशन मास्टर के ज्ञान पर बल्कि उनकी ताकत पर भी निर्भर करता है। केवल एक प्रमुख संत ही लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर बन सकता है, और यदि यह एक अविश्वसनीय प्रतिभा है, तो एक माइनर संत भी लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर बन सकता है। चाहे कुछ भी हो, खेती में असमानता दूर नहीं हो सकती। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन ये जियाओ केवल कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा था और वह पहले ही लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर बन चुका था। इससे गू तियानहाओ की सारी समझ टूट गई। उसे बड़ा झटका कैसे नहीं लगा? इन 3 महीनों में एक भी मिनट ऐसा नहीं था जब वो सदमे की स्थिति में न रहे हों। अब मुझे ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? ये जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। गू तियानहाओ ने गहरी सांस ली और जोर से सिर हिलाया। उन्होंने एक सुनहरा टोकन निकाला और ये जियो को देते हुए कहा, ये टोकन आपको कभी भी ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करने की अनुमति देगा, चाहे आप कहीं भी हो। भले ही आप भविष्य में किसी दिन किसी अलग देश में गए हो, आप अभी भी उस भूमि के ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का उपयोग करने के लिए इस टोकन का उपयोग कर सकते हैं। ये जियाओ ने सिर हिलाया और गोल्डन टोकन अपने पास रख लिया। वह पहले से ही स्वर्ण चिन्ह पर उकेरी गई लगभग 100 छोटी और जटिल संरचनाएं देख सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा लगता है कि गोल्डन टोकन पर सभी फॉर्मेशन लेवल 7 फॉर्मेशन से ऊपर थे। आप पहले से ही लेवल 6 फॉर्मेशन मास्टर हैं और आप बहुत छोटे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैंने अपनी आंखों से आपका उत्थान देखा है। यदि आप दिव्य शिलालेख मास्टर नहीं बने तो आप जैसी प्रतिभा बर्बाद हो जाएगी। क्या आप दिव्य शिलालेख सीखना चाहते हैं? गू तियानहाओ ने अपने दिल में आशा के साथ पूछा। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये जियाओ ने अपनी क्षमताएं दिखाईं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसमें अपनी स्वार्थी इच्छाएं भी छिपी हुई थी। जब तक वो उच्च अधिकारियों को ये जियो की सिफारिश कर सकता है,
वो मॉर्निंग स्टॉर्स की भूमि को भी छोड़ सकता है और एक फॉर्मेशन ग्रैंडमास्टर के तहत सीख सकता है। उस समय वो निश्चित रूप से लेवल 8 फॉर्मेशन मास्टर बनने में सक्षम होगा, या वो फॉर्मेशन ग्रैंडमास्टर भी बन सकता है। और उनका मानना था कि ये जियाओ अपनी मजबूत सीखने की क्षमता और संरचनाओं में प्रतिभा के कारण निश्चित रूप से तुरंत उच्च अधिकारियों की नजरों में आ सकता है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि केवल एक प्रतिभाशाली फॉर्मेशन मास्टर ही दिव्य शिलालेख मास्टर बन सकता है। संरचनाएं दिव्य शिलालेखों के मूल तत्व और नींव है। दूसरी ओर दैवीय शिलालेख मास्टर बनना ठीक दूसरा कारण था जिसके कारण ये जियाओ ने मजबूत सीखने की क्षमता और प्रतिभा प्रदर्शित की। वह यह अवसर कैसे चूक सकता था? उन्होंने अपने चेहरे पर उत्साहित भाव प्रदर्शित किया और उत्तर दिया, बेशक, मैं एक दिव्य शिलालेख मास्टर बनना चाहता हूं। कोई भी फॉर्मेशन मास्टर ऐसा नहीं बनना चाहेगा। अब जब गु तियानहाओ के पास सकारात्मक उत्तर है, तो उसने जोर से हंसी के साथ अपना सिर हिलाया और बोला, ये बहुत अच्छा है। मैं एक अलग देश में बैठे उच्च अधिकारियों को सूचित करने और प्राप्त करने के बाद आपके फॉर्मेशन मास्टर टोकन के माध्यम से आपसे संपर्क करूंगा। उनका जवाब, आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं, है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, बिल्कुल। ये जियाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपने स्वयं के फॉर्मेशन मास्टर टोकन को देखा जिसे लेवल 3 से लेवल 6 में अपग्रेड किया गया है, जो फॉर्मेशन मास्टर के रूप में उनकी पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद ये जियाओ ने जाने का फैसला किया। गु तियानहाओ ने व्यक्तिगत रूप से ये जियो को ग्रेट टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन में लाया और इसे सक्रिय किया। ये जियो को क्लाउडी स्टार क्षेत्र में भेजा। अंडरस्को क्लाउडी स्टार क्षेत्र, ईस्ट राइजिंग सिटी अंडरस्को। ईस्ट राइजिंग सिटी के बाहर एक गाड़ी को सिटी गेट की ओर बढ़ते देखा जा सकता है। गाड़ी के अंदर ये जियाओ ने एक बूढ़े आदमी को 5 साल के बच्चे को गले लगाते हुए देखा और आह भरी। फिर उन्होंने पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आप इस बच्चे को मारना और फिर आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? क्लाउडी स्टार क्षेत्र में आए हुए उन्हें 10 दिन हो गए हैं। जिस स्थान पर वह दिखाई दिया वह स्वाभाविक रूप से क्लाउडी स्टार क्षेत्र में फॉर्मेशन गॉड टॉवर का मुख्यालय था। फिर उन्होंने पूरे क्लाउडी स्टार क्षेत्र का एक नक्शा खरीदा और पाया कि निकटतम शहर ईस्ट राइजिंग सिटी था, जो 5 अधिपति बलों में से एक ईस्ट राइजिंग संप्रदाय के नियंत्रण में है। जब ये जियाओ का जन्म इलुसरी स्पिरिट गेट में लिंग शियाओलोग के रूप में हुआ, तो उनके जन्म के कारण एक महान घटना सामने आई। इसने मॉर्निंग स्टॉर्स की भूमि के आसपास के हर शक्तिशाली लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उस समय क्लाउडी स्टार क्षेत्र के अधिपति बल जल्दी से इस घटना के कारण की जांच करने गए और उनके जन्म के बारे में पता चला। फिर उन्होंने उन्हें बधाई भी दी। ये तब था ये जियाओ ने पहली बार अपनी निगलने की क्षमता दिखाई, और वह भी एक बड़ी भीड़ के सामने। ये जियाओ ने तुरंत ईस्ट राइजिंग सेक्ट का दौरा करने और एक तेज सवारी के लिए पूछने की योजना बनाई जो उसे कम से कम समय में इल्यूसरी स्पिरिट गेट तक पहुंचा सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन और ये राइड स्वाभाविक तौर पर फैंटम से भी तेज होगी। इस प्रकार ये जियाओ ने ईस्ट राइजिंग सिटी के बाहर आने में 10 दिन बिताए, और यहीं उनकी मुलाकात इस बूढ़े आदमी और उसकी 5 साल की पोती से हुई। बूढ़े की आंखों में अत्यधिक दुख और दर्द की झलक थी। जब वह पहले अपनी पोती को मारने और फिर आत्महत्या करने की तैयारी कर रहा था तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सौभाग्य से ये जियो ने समय रहते इसे देख लिया और उसे रोक दिया, अन्यथा वे दोनों पहले ही मर चुके होते। जब ये जियो ने कारण पूछा तो बूढ़े व्यक्ति को पहले की घटनाओं को याद करते हुए और धीरे धीरे सब कुछ का वर्णन करते हुए अपने दिल में दर्द की एक बड़ी लहर महसूस हुई। पता चला कि बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे, पत्नी और पोती के साथ ईस्ट क्लाउड सिटी में रह रहा था। उनका बेटा एक ईमानदार व्यक्ति नहीं था और यही बात उनके परिवार के लिए दुर्भाग्य लेकर आए। एक दिन उसके बेटे ने देखा कि कोई एक लड़की को बेरहमी से पीट रहा है। उन्होंने सिटी गार्ड्स को स्थिति की सूचना दी और सिटी गार्ड्स ने कार्रवाई की, लेकिन उस वक्त लड़की की मौत हो चुकी थी। नगर रक्षकों ने उन ठगों को पकड़कर कैद कर लिया।
बाद में पता चला कि उन ठगों ने पीट पीट कर हत्या करने से पहले लड़की के साथ बलात्कार किया था। वे ठग ब्लैक वुल्फ गैंग नामक गिरोह के थे। ब्लैक वुल्फ गैंग पूरी तरह से अपराधियों से बना था। उनके बेटे की वजह से कुछ अपराधियों को जेल जाना पड़ा और इससे पूरा ब्लैक वुल्फ गैंग नाराज हो गया। ब्लैक वुल्फ गैंग के नेता ने अपने अधीनस्थों को बूढ़े व्यक्ति के घर पर हमला करने के लिए लाया जहां उसे अपने बेटे की पत्नी मिली। वास्तव में उन जानवरों ने उसके और उसके बेटे के सामने ही उसके बेटे की पत्नी के साथ बलात्कार किया और फिर चला गया। उसकी पत्नी इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और उसने तुरंत अपने दिल में चाकू घोंपकर आत्महत्या कर ली। उसके बेटे ने हर चीज के लिए खुद को दोषी ठहराया और बूढ़े आदमी और 5 साल की लड़की को छोड़कर खुद को मार डाला। बूढ़ा व्यक्ति सिटी गार्ड्स को खोजने गया और पूरे मामले की सूचना दी, लेकिन इस बार सिटी गार्ड्स ने बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की और उस रात ब्लैक वुल्फ गैंग के वो अपराधी एक बार फिर उसके घर पहुंचे। उन्होंने सब कुछ लूट लिया और पूरा घर जला दिया। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को ये भी बताया कि सिटी गार्ड्स ने लोगों को अपनी धार्मिकता दिखाने के लिए वास्तव में ब्लैक वुल्फ गैंग के लोगों को जेल में डाल दिया था। हालांकि अंधेरे में उन्होंने उन अपराधियों को जाने दिया। इसके अलावा चूंकि सिटी गार्ड पहले से ही ब्लैक वुल्फ गैंग के साथ मिले हुए थे, जब बूढ़ा व्यक्ति शिकायत करने गया तो कुछ देर बाद ही ब्लैक वुल्फ गैंग को भी इसकी जानकारी हो गई और ब्लैक वुल्फ गैंग उसके घर में तबाही मचाने आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें। C148 अध्याय 148। कियान ली ब्लैक वुल्फ गैंग के नेता ने न केवल सब कुछ लूट लिया और बूढ़े आदमी का घर जला दिया, उसने बूढ़े आदमी को धमकी भी दी कि वह बूढ़े आदमी की पोती को छीन लेगा और उसे किसी ऐसे व्यक्ति को बेच देगा जो छोटी लड़कियों का आनंद लेना पसंद करता है। इससे बूढ़े व्यक्ति का दिल पूरी तरह टूट गया। बुजुर्ग के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह भागना भी चाहे तो भाग नहीं पाता। ब्लैक वुल्फ गैंग के नेता ने अपनी पोती पर एक निशान लगा दिया था जिससे वे जहां भी जाएं उस पर नजर रख सकते थे। इस कहानी ने ये जियो को भी पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और बूढ़े व्यक्ति से वादा किया कि वह पूरे ब्लैक वुल्फ गैंग को खत्म कर देगा। उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और घर लौट जाना चाहिए। उसने उन्हें अपना घर वापस बनाने और कुछ वर्षों तक आराम से रहने के लिए पर्याप्त धन भी दिया। ये जियाओ जल्द ही शहर में दाखिल हुआ और चारों ओर पूछने के बाद उसे ब्लैक वुल्फ गैंग का स्थान मिला। फिर वो इस गिरोह को पूरी तरह से नष्ट करने के इरादे से सीधे उस स्थान पर गया जहां ब्लैक वुल्फ गैंग स्थित था। कुछ देर बाद वह एक विशाल इमारत के सामने पहुंचा। यह इमारत 3 मंजिला लग रही थी और पूरी तरह से काली और उदास थी। यह इमारत ब्लैक वुल्फ गैंग का अड्डा थी। जैसे ही ये जियाओ ने अपना पैर उठाया और इमारत में जाने ही वाला था कि अचानक सड़क पर जहां ब्लैक वुल्फ गैंग की मान स्थित थी, घोड़े की टापों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ये जियाओ ने आवाज का पीछा किया और सिटी गार्ड्स की वर्दी में लोगों के एक समूह को देखा। वे इमारत के प्रवेश द्वार तक ऊंचे पंखों वाले घोड़ों पर सवार थे। समूह का नेता अपने घोड़े से भी नहीं उतरा और सीधे अपने पंख वाले घोड़े पर सवार होकर प्रवेश द्वार पर पहुंच गया और दोनों घबराए हुए नौकरों को खदेड़ दिया। फिर वह नीचे कूदकर बिल्डिंग में घुस गया। उसके हाथ के झटके से अंदर के फर्नीचर के टुकड़े पूरी तरह बिखर गए। इस दृश्य के अचानक प्रकट होने से स्वाभाविक रूप से सभी लुटेरों को झटका लगा। ब्लैक वुल्फ गैंग का नेता ओल्ड सॉन्ग दूसरी मंजिल पर खड़ा था। जब उसे इस बात का एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर अचानक भाव बदल गए। तुम कौन सी ताकत से हो? तुम मेरी मांद में क्यों घुस आए? ओल्ड सॉन्ग नीचे गया और प्रवेश द्वार पर पहुंचा। एक बड़े पंख वाले घोड़े पर सवार अधिकारी ने ओल्ड सॉन्ग पर नजर डाली और कहा, मैं सिटी गार्ड्स का प्रमुख सन यंग हूं। मैं आपको आपके अपराधों के लिए दंडित करने के लिए यहां हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चीफ सन, मेरा ब्लैक वुल्फ गैंग ईस्ट राइजिंग सिटी के बाहरी जिले में स्थित है। भले ही मैंने कोई अपराध किया हो,
बाहरी जिले के चीफ लू को मुझे दंडित करना चाहिए। इनर डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख के रूप में क्यों है तुम मेरे व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रहे हो? ओल्ड सॉन का चेहरा गुस्से और भ्रम से भरा था। तार्किक रूप से कहें तो आंतरिक जिला रक्षकों को सिटी लॉर्ड की अनुमति के बिना बाहरी जिले की ओर हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए। यह न केवल नियमों के अनुरूप नहीं था, बल्कि सिटी लॉर्ड को नाराज करना भी आसान था। ब्लैक वुल्फ गैंग आउटर डिस्ट्रिक्ट में इतना समृद्ध क्यों हो सका? इसका कारण ये था कि ब्लैक वुल्फ गैंग का आधे से ज्यादा मुनाफा आउटर डिस्ट्रिक्ट के गार्डों और उनके नेता की जेब में गया था। बदले में बाहरी जिले के सिटी गार्ड के नेता चीफ लू को स्वाभाविक रूप से यह सुनिश्चित करना था कि ब्लैक वुल्फ गैंग सुरक्षित और स्वस्थ रहे। लेकिन अब ये लोग परेशानी खड़ी करने आ गए हैं। भीतरी जिले के लोग शहर के बाहरी जिले में उनके लिए परेशानी पैदा करने क्यों आए? उन बेकार चीजों के बारे में बात मत करो। तुम्हें सिटी गार्ड्स के मामलों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपने बारे में चिंता करनी चाहिए। तुमने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया है, क्या तुम समझती हो? चीफ सन ने व्यंग्य किया। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, अच्छे कपड़े पहने एक व्यक्ति इत्मीनान से इमारत के गेट के पार चला गया। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया और आसपास का जायजा लिया, उसने तुरंत अपनी जीभ चटकाए और अपने होठों को थपथपाया। ओल्ड सॉन्ग ने अपना सिर घुमाया और आकृति को देखा, और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई क्योंकि उसने इस युवक की पहचान ली थी, और उसके दिल पर ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। कियान, युवा मास्टर कियान ली। ओल्ड सॉन्ग हकलाने लगा और उसकी आंखें लगभग जमीन पर गिर गईं। उसका हृदय आश्चर्य से भर गया। यदि किसी से पूछा जाए कि ईस्ट राइजिंग सिटी में सबसे सम्मानित व्यक्ति कौन था, तो जो लोग नहीं जानते थे वे सिटी लॉर्ड शब्द कह सकते थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। ईस्ट राइजिंग सिटी में सबसे प्रतिष्ठित स्थिति वाला व्यक्ति कियान ली था। कियान ली सिटी लॉर्ड के सबसे छोटे बेटे भी थे। यहां तक कि सिटी लॉर्ड की हवेली का एक नौकर भी आम नागरिकों को इतना डरा सकता है कि वे खड़े भी नहीं रह सकते। और ओल्ड सॉन्ग के सामने ये युवक सिटी लॉर्ड का सबसे छोटा बेटा था, कियान ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन चीफ सन ने खर्राटे लेते हुए कहा, अब आप जानते हैं कि आपके ब्लैक वुल्फ गैंग ने किसे नाराज किया है ना? अब सजा पाने के लिए तैयार हो जाए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, ओल्ड सॉन्ग की आंखें निराशा से भर गईं और उसने कर्कश आवाज में बात की, वास्तव में मैंने क्या गलत किया? ऐसा क्यों है कि यंग मास्टर कियान व्यक्तिगत रूप से आए? कियान ली ने उसकी ठुड्डी को छुआ और चंचलता से मुस्कुराया। उन्होंने कहा, आप नहीं जानते कि आपने क्या गलत किया। अरे, चिंता मत कीजिए, आपको जल्द ही पता चल जाएगा। युवा मास्टर कियान ली, आप जो कर रहे हैं वह नियमों के विरुद्ध है। आपको कम से कम पहले मुझे मेरे अपराध बताना चाहिए। ओल्ड सॉन्ग ने उसे घूरकर देखा और कहा, बकवास बंद करो। सन यंग ने भौहें चढ़ा दी। वह आगे बढ़ा और एक बड़े हाथ से ओल्ड सॉन्ग को दीवार की तरह दूर धकेल दिया। फिर उन्होंने गार्डों की एक टीम का नेतृत्व किया और हॉल से होते हुए पीछे के आंगन की ओर बढ़े और गिरोह के लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। आप यह नहीं कर सकते, आप यह नहीं कर सकते। पुराने गाने को पहले ही हटा दिया गया है। वो कांपता हुआ उठ खड़ा हुआ और आंखें लाल करके उसके पीछे चला। थोड़ी देर बाद लोगों का एक समूह पिछवाड़े की ओर दौड़ा। चीफ सन ने अपना हाथ हिलाया और लोगों को एक एक करके कमरों की तलाशी के लिए भेजा। अपराधियों के अड्डे जैसी जगह में निश्चित रूप से कई ऐसी चीजें होती हैं जो उनके अपराध को साबित कर सकती हैं। चीफ सन का लक्ष्य अब उन सुरागों की तलाश करना था। खोजें, कोई सुराग न छोड़ें, चीफ सन ने गहरी आवाज में कहा। ओल्ड सॉन्ग का अनुमान सही था। आज इनर डिस्ट्रिक्ट के गार्ड यहां परेशानी पैदा करने आए थे। यंग मास्टर कियान ली के अनुरोध के अनुसार, चाहे कुछ भी हो, उन्हें आज ब्लैक वुल्फ गैंग को नष्ट करना था। इनर डिस्ट्रिक्ट के गार्डों के लिए ऐसा काम करना बहुत आसान था। अपराधियों की मांद का तो जिक्र ही नहीं, भले ही वह कोई समस्या रहित जगह हो। अगर सिटी गार्ड वास्तव में परेशानी पैदा करने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं,
तो वे समस्या का पता लगाने में सक्षम होंगे। यह सही है। कियान ली ने उसकी ठुड्डी को छुआ और ऐसा लगा जैसे उसने कुछ सोचा हो। उन्होंने कहा, मैंने अपने नौकर से सुना कि फू सैन नाम का एक व्यक्ति है। उसने एक जघन्य अपराध किया है। आपको बाद में इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना होगा और उसे मार देना होगा। कियान ली ने अपनी बात समाप्त करने के बाद सन यंग ने आदत से बाहर सिर हिलाया, लेकिन वह जल्दी ही होश में आ गया और उसके चेहरे के भाव बहुत अजीब हो गए। उसने कियान ली के मासूम चेहरे को देखा और फिर अपना सिर हिलाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं समझता हूं। सन यंग ने सिर हिलाया। ये दर्शाता है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। फिर वह एक पल के लिए रुका और पूछा, फिर दूसरों के बारे में क्या? वह इस बात का जिक्र कर रहा था कि गिरोह के अन्य लोगों से कैसे निपटना है। जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। कियान ली ने सन यंग पर अर्थपूर्ण नजर डाली और कहा, वैसे भी इस मामले ने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। मुझे स्वाभाविक रूप से अपना गुस्सा निकालने के लिए परिणामों से निपटना होगा। क्या आप समझे? चिंता मत करो युवा मास्टर, इसे मुझ पर छोड़ दो, सन यंग ने अपने हाथ जोड़कर कहा। कियान ली मुस्कुराए और उसके कंधे को थपथपाया, फिर रुचि के साथ आंगन में घूमने लगे। इमारत के बाहर एक अन्य 3 मंजिला इमारत की छत पर ये जियो खड़ा था। ये जियाओ ने ब्लैक वुल्फ गैंग की हलचल भरी स्थिति को देखा और उसकी अभिव्यक्ति कुछ अजीब हो गई। वह यहाँ ब्लैक वुल्फ गैंग को खत्म करने के लिए आया था, लेकिन किसने सोचा होगा कि कोई उसे पीट पीट कर मार डालेगा? ब्लैक वुल्फ गैंग ने अतीत में कितने बुरे काम किए थे, इस हद तक कि उनके दुश्मन एक ही दिन में उनके दरवाजे तक पहुंच गए। ये जियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। उनकी दिव्य अनुभूति से भवन में हो रही बातचीत का हर शब्द स्वाभाविक रूप से उनके कानों में पड़ता था। ऐसा लगता है कि सिटी लॉर्ड मैंशन का ये कियान ली अपने एक नौकर का बदला लेने के लिए यहाँ आया है। ये जियाओ ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और सोचा। फिर उसने अपना सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। चूंकि काम पहले ही किसी और ने कर दिया है तो वह अपना समय क्यों बर्बाद करे। उन्होंने अब सीधे ईस्ट राइजिंग संप्रदाय में जाने की तैयारी की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप, दान करें। सी 149 अध्याय 149। एक चौंकाने वाली खबर। जैसे ही ये जियाओ जाने के लिए मुड़ा, उसे अचानक इमारत से कुछ ही दूरी पर एक जगह से हल्की सी प्रतिक्रिया महसूस हुई। वह अराजकता ऊर्जा को लगातार एकत्रित और संकुचित होते हुए महसूस कर सकता था। और इसी समय कियान ली और अन्य लोग इमारत से बाहर चले गए। बूम! उस जगह से अचानक अराजकता की ऊर्जा फूट पड़ी और अगले ही पल बिजली की गति से एक आकृति अचानक कियान ली के सामने आ गई। उस पल में कियान ली की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी आंखें आश्चर्य और भय से भर गईं और उसने सहजता से मुक्का मार दिया। हालांकि इससे पहले कि यह मुक्का उस आदमी के शरीर को छू पाता, हमलावर ने इसे रोक दिया। हमलावर पूरी तरह से तैयार था, लेकिन फिर भी वह अभी भी स्तब्ध था क्योंकि कियान ली की प्रतिक्रिया तेज थी। कियान ली तुरंत पीछे हट गया और हमलावर से सुरक्षित दूरी बना ली। हमलावर स्पष्ट रूप से एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह अचंभे में लग रहा था। ऐसा लगा मानो उसने कभी सोचा ही न हो कि कियान ली इतनी तेजी से प्रतिक्रिया दे सकता है। झपट्टा मारना। हमलावर ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और कियान ली पर एक छोटे खंजर से वार किया जिससे तेज आवाज निकली। ऐसा लगा मानो कपड़े का कोई टुकड़ा काट दिया गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे मांस और हड्डियों के कटने की आवाज आ रही हो, लेकिन ये बहुत तेजी से हुआ और उसके पास इसे सुनने का समय नहीं था। अगले ही पल उसके हाथ से एक खास एहसास हुआ। हमलावर ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसका हाथ, जो खंजर पकड़े हुए कियान ली को निशाना बनाकर बनाया गया था, गायब हो गया था। उसका कंधा बांह के जोड़ से कट गया था और अब बहुत खून बह रहा था। इसी क्षण उसे कुछ समझ में आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ओह, तो यह मेरा हाथ था जो अभी काटा गया था। आह आह आह।
हमलावर ने बुरी तरह चिल्लाया, लेकिन ठीक इसी समय उसके शरीर पर अचानक जोरदार लात मारी गई। जैसे ही उसका सिर जमीन से छुआ, उसकी जीवन शक्ति नष्ट हो गई और वह मर गया। जब अचानक ये नजारा सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। इस समय लोग कियान ली के सामने ब्लेड पकड़े एक आकृति को खड़े हुए देख सकते थे। यह वह शख्स था जिसने कियान ली की जान बचाई, और यह आकृति ये जियो थी। अब कुछ कारण थे कि ये जियो ने कियान ली की जान बचाने की पहल क्यों की। सबसे पहले वो बता सकता था कि हमलावर भी उसके शरीर की आभा से ब्लैक वुल्फ गैंग का सदस्य था, जो अन्य ब्लैक वुल्फ सदस्यों की आभा के समान था। दूसरा, कियान ली ईस्ट राइजिंग सिटी के सिटी लॉर्ड का बेटा था। इसका मतलब ये है कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से ये जियो को ईस्ट राइजिंग संप्रदाय का आसानी से पता लगाने में मदद कर सकता है, और यहाँ तक कि उसे बिना किसी परेशानी के संप्रदाय में प्रवेश करने में भी मदद कर सकता है। आखिरकार वह महज एक बाहरी व्यक्ति था। यदि उसने स्वयं ईस्ट राइजिंग संप्रदाय में प्रवेश करने का प्रयास किया, तो कुछ लोग बिना किसी कारण के उससे परेशानी मोल लेना चाहेंगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ईस्ट राइजिंग सिटी के सिटी लॉर्ड के बेटे के रूप में कियान ली को सभी अधिपति बलों और क्लाउडी स्टार क्षेत्र में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये जियाओ का उस जानकारी के बारे में पूछने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन वह निश्चित रूप से इन कुछ वर्षों के दौरान इलुसरी स्पिरिट गेट से संबंधित कुछ जानना चाहता है। जब उसने इलुसरी स्पिरिट गेट छोड़ा तब वह केवल 8 वर्ष का था, और अब वह पहले से ही 15 वर्ष से अधिक का हो चुका है। कुछ ही महीनों में वह 16 साल का हो जाएगा। दूसरे शब्दों में, वह पहले से ही 7 साल से अधिक समय से इलुसरी स्पिरिट गेट से दूर है। ये जियाओ सोच रहा था कि उसका परिवार उसके बारे में बहुत चिंतित हो सकता है। आखिर वो इतने सालों से अपने परिवार से दूर है और उनकी कोई खबर नहीं थी। इस प्रकार वह इलुसरी स्पिरिट गेट की वर्तमान स्थिति के बारे में और अधिक जानना चाहता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद भाई। कियान ली अंततः अपने होश में वापस आए और उन्होंने तुरंत ये जियो के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उसी समय उन्होंने ये जियो को गहराई से देखा। ये जियो ने पहले जो आभा प्रकट की थी, उससे वह पहले ही बता सकता था कि ये जियो एक लेट स्टेज कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा था। लेट स्टेज कैओस स्पिरिट रियल्म की खेती के आधार पर एक 15 से 16 साल के लड़के का मामला चौंकाने वाला था। कियान ली को लगभग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसका मुख्य कारण ये है कि वह केवल एक प्रारंभिक चरण कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा था, और वह पहले से ही अपने मध्य 20वें वर्ष में था। प्रतिभाओं की दुनिया निश्चित रूप से अलग है। कियान ली ने अपने दिल में आह भरी और ये जियो से दोस्ती करने के तरीकों के बारे में सोचने लगा। दूसरी ओर ये जियाओ का भी कुछ यही इरादा था। वह बोला, यह कोई खास बात नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी बात थी। मेरी जान कैसे बचेगी, यह तो छोटी सी बात है। ये तो बड़ी बात है। तुमने जीवन बचाने का काम किया है, मैं तुम्हें इसका बदला कैसे न चुकाऊं। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? कियान ली ने तुरंत अपना सिर हिलाया और बोला। ये जियाओ थोड़ा झिझका। बेशक ये केवल सतह पर था। वास्तव में वो उसके साथ जाना चाहता था। इससे अधिक कहने को कुछ नहीं है। कियान ली ने अपना सिर हिलाया और बोलना जारी रखा। मुझे अपना परिचय देने दीजिए। मैं कियान ली हूं, ईस्ट राइजिंग सिटी के सिटी लॉर्ड कियान निहू का बेटा। आप ईस्ट राइजिंग सिटी से नहीं लग रहे हैं। मुझे लगता है कि आप किसी महत्वपूर्ण मामले के लिए मेरे शहर में आए होंगे। आप कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर क्यों नहीं रुकते और वही करते हैं जिसके लिए आप यहां आए हैं? साथ ही मैं आपकी मदद भी कर सकता हूं। कुछ सेकंड के बाद ये जियाओ ने सिर हिलाया और फिर ये जियो के साथ सिटी लॉर्ड की हवेली में चला गया। कियान ली ये जियो को सिटी लॉर्ड की हवेली में ले आए और सीधे अपने पिता से मिलने गए। कुछ ही समय बाद उसने अपने पिता को अतिथि कक्ष के अंदर किसी के साथ बहुत महत्वपूर्ण बात करते हुए पाया। गार्डों ने कियान ली को दरवाजे के बाहर रोक दिया और उन्हें बताया कि सिटी लॉर्ड ने उन्हें किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं देने का आदेश दिया है, यहां तक कि कियान ली को भी नहीं।
कियान ली और ये जियो के पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कियान ली ये जियो को सिटी लॉर्ड मैंशन के चारों ओर ले आए और आखिरकार वे एक बगीचे में पहुंच गए। ये जियाओ को भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने का मौका मिला। क्या आप इलुसरी स्पिरिट गेट के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आप इलुसरी स्पिरिट गेट के शिष्य हैं? कियान ली ने भौहें सिकोड़कर पूछा। ये जियाओ ने बस अपना सिर हिलाया। उसका कियान ली को उसकी असली पहचान बताने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उन्होंने सिर्फ एक मुख्य शिष्य होने का दिखावा किया। लगता है आप क्लाउडी स्टार क्षेत्र में नहीं रहे हैं, अन्यथा आपको पता चल जाता कि इलुसरी स्पिरिट गेट ने 1 साल पहले सबसे बड़ी आपदा झेली थी। कियान ली ने आह भरी और कुछ ऐसा कहा जिससे तुरंत ये जियाओ के दिल में एक बुरा अंदाजा हो गया। इसकी मदद नहीं की जा सकी। इलुसरी स्पिरिट गेट सिर्फ एक अधिपति संप्रदाय ही नहीं बल्कि उसका परिवार भी है। किसी विपत्ति के विचार मात्र से उसका दिमाग शून्य हो गया। वह मदद नहीं कर सका और उसने झट से पूछा, क्या हुआ? वास्तव में क्या हुआ? उसकी आवाज तेज लग रही थी और उसके दिल की धड़कन पहले ही तेज हो चुकी थी। वो अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। कियान ली ने अफसोस के साथ आह भरी और समझाया, इल्यूसरी स्पिरिट गेट के एक शिष्य के रूप में आपको धन्य प्रतिभा वाले लिंग जियाओलोग के बारे में अवश्य जानना चाहिए। वह मॉर्निंग स्टॉर्स द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति हैं और उनकी प्रतिभा बहुत उत्कृष्ट है। वह पहले ही ऐसा कर चुके हैं। जब प्रतिभा की बात आती है तो वह सुबह के सितारों की भूमि में हर किसी पर भारी पड़ गया। जब वह पैदा हुआ था उसने निगलने की क्षमता प्रदर्शित की और कुछ साल बाद उसने टेलीपोर्ट करने की क्षमता प्रदर्शित की। जब वह केवल 8 वर्ष का था तो उसने वास्तव में ये परिवार में भव्य संरचनाओं के बारे में सच्चाई और जीवित फूलों के रहस्य की खोज की। बहुत कम उम्र में उसने पहले ही कुछ ऐसा हासिल कर लिया था जिसे अनगिनत लोग हजारों वर्षों तक जीवित रहने के बाद भी हासिल नहीं कर सके वर्षों का। लेकिन एक दिन वह ये परिवार के गोल्डन पैगोडा में प्रवेश करने के बाद अचानक गायब हो गया और कुछ दिनों बाद गोल्डन पैगोडा भी गायब हो गया। इल्यूसरी स्पिरिट गेट के मुख्य शिष्य के रूप में आपको ये सभी बातें पता होनी चाहिए, है ना? कियान ली ने उत्सुकता से ये जियाओ की हैरान अभिव्यक्ति को देखा। उसे अपनी आंखों की गहराई में गहरी चिंता भी दिख रही थी और वह आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। दूसरी ओर ये जियो ने भौहें चढ़ा दी। वो सोच में पड़ गया कि कियान ली उसे उसके बारे में क्यों बता रहा है। अचानक उसने कुछ सोचा और पूछा, क्या ऐसा हो सकता है जिस आपदा के बारे में आपने बात की है उसका लिंग शियाओलोग से कुछ लेना देना है? अपना सिर हिलाते हुए कियान ली ने आखिरकार एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। हाँ, यह उसकी वजह से है कि इल्यूसरी स्पिरिट गेट को एक आपदा का सामना करना पड़ा, जिसके कारण तुरंत उसकी रैंकिंग मॉर्निंग स्टॉर्स की पूरी भूमि में सबसे मजबूत अधिपति बल से गिरकर पहले या दूसरे दर्जे के बल में आ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन को फायदेमंद आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप, दान करें। C150 CH 150 रहस्यमय बुजुर्ग मो कियान ली ने ये जियो को वह सब कुछ समझाया जो 1 साल पहले हुआ था। वास्तव में ये पूरी तरह से उसके कारण नहीं था कि इल्यूसरी स्पिरिट गेट को आपदा का सामना करना पड़ा, लेकिन वह निश्चित रूप से मुख्य कारण था। दरअसल 1 साल पहले मजबूत लोगों से भरा एक उड़ता हुआ जहाज अचानक सुबह के सितारों की भूमि में दाखिल हो गया और संयोगवश उनके उतरने का स्थान इल्यूसरी स्पिरिट गेट से ज्यादा दूर नहीं था। ये लोग रेड मून साम्राज्य से थे और अपना रास्ता भूलकर अंधेरे शून्य में भटक गए थे। वे मिस्टिक फॉल्स की भूमि से आए थे। ये भूमि बहुत बड़ी थी और महान संत क्षेत्र के योद्धा और यहाँ तक कि स्वर्गीय संत भी इस दुनिया में हर जगह पाए जा सकते थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह भूमि कितनी शक्तिशाली रही होगी। और रेड मून साम्राज्य मिस्टिक फॉल्स की भूमि में अधिपति शक्तियों में से एक था। पिछले दर्जनों वर्षों से 2 अधिपति सेनाओं के बीच युद्ध लड़ा जा रहा था। इन दोनों ताकतों में से एक ने अंधेरे पक्ष का समर्थन किया जबकि दूसरी एक धर्मी ताकत थी।
लेकिन धर्मी सेना धीरे धीरे युद्ध हार रही थी, इसलिए उनके पास एक साथी की तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो उनकी मदद कर सके। यह उस समय था जब धर्मी सेना ने रेड मून महारानी को मदद के लिए अनुरोध भेजा। रेड मून महारानी धर्मी सेना को नष्ट होते नहीं देख सकती थी, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से युद्ध में भाग लिया। अनगिनत जिंदगियों का बलिदान देने के बाद अंततः युद्ध जीतने में उन्हें कुछ वर्षों तक भयंकर युद्ध करना पड़ा। संदर्भ अध्याय 43। हालांकि युद्ध के दौरान रेड मून साम्राज्य और नाइन लोर्ड्स पैलेस नामक अन्य धर्मी बल बहुत कमजोर हो गए हैं। यदि नाइन लोर्ड्स पैलेस के पैलेस लीडर और रेड मून महारानी अभी भी जीवित नहीं होते, तो इन दोनों सेनाओं पर निश्चित रूप से अन्य सेनाओं द्वारा हमला किया गया होता। क्योंकि वे बहुत कमजोर हो गए थे, उन्होंने अपने लोगों को समृद्ध संसाधनों वाले अन्य देशों में भेजने का फैसला किया ताकि वे उन संसाधनों को प्राप्त कर सकें और जितनी जल्दी हो सके अपनी ताकत को स्थिर कर सकें। मॉर्निंग स्टॉर्स की भूमि पर उतरने वाला फ्लाइंग शिप रेड मून साम्राज्य द्वारा भेजे गए कुछ समूहों में से एक था। उन्हें फ्रोजन स्प्रिंग की भूमि पर जाना था। हालांकि स्वर्गीय राक्षसों के एक समूह के शून्य में भटकने के कारण वे अपना रास्ता खो गए और सुबह के सितारों की भूमि में पहुंच गए। जब वे इस भूमि पर पहुंचे तो उन्होंने तुरंत न जाने का फैसला किया। इसके बजाय उन्होंने अपने गंतव्य के लिए रवाना होने से पहले कुछ देर आराम करना चुना। यह उस समय के दौरान था जब एक आदमी जो लगभग 20 के आसपास का लग रहा था, उसे लोगों के मुंह से लिंग शियाओलोग के बारे में पता चला। खैर, हालांकि यह आदमी केवल 20 के आसपास का लग रहा था, वास्तव में वह पहले से ही सैकड़ों वर्ष का था और वह एक स्वर्गीय संत भी थे। जब उसे लिंग शियाओलोग के बारे में पता चला और उसने बाहर के लोगों से उसके लिए अंतहीन प्रशंसाएं सुनी, तो उसने इलुसरी स्पिरिट गेट पर जाने का फैसला किया, ये देखने के लिए कि यह लिंग शियाओलोग वास्तव में किस तरह का धन्य व्यक्ति है। हालांकि तब उसे पता चला कि लिंग जियाओलोग सुबह के सितारों की भूमि से पूरी तरह से गायब हो गया था। क्योंकि लिंग शियाओलोग की लगातार सभी लोगों द्वारा प्रशंसा की जा रही थी और ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग पहले से ही उसकी पूजा करना शुरू कर चुके थे, उस आदमी के दिमाग में एक पागल विचार आया। वह एक बार फिर इलुसरी स्पिरिट गेट पर गया और पहले कुछ प्रश्न पूछे। क्या लिंग जियाओलोग उन लोगों से बदला लेगा जो इलुसरी स्पिरिट गेट को नष्ट करने की कोशिश करते हैं? क्या लिंग जियाओलोग बदला लेगा, भले ही उसे किसी दूसरे देश में जाकर उस अपराधी की तलाश करनी पड़े जिसने उसके परिवार और सेना को नष्ट कर दिया? यदि लिंग जियाओलोग के माता पिता मारे गए तो वह क्या करेगा? क्या वह अपराधी के परिवार को भी नष्ट करने की कोशिश करेगा? और निस्संदेह इलुसरी स्पिरिट गेट का उत्तर सकारात्मक था। उत्तर था, लिंग जियाओलोग निश्चित रूप से बदला लेगा, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। उस समय लिंग शियाओलोग के दादा लिंग वेई लोंग ने केवल ये सोचा था कि वह व्यक्ति लिंग शियाओलोग के चरित्र के बारे में जानने के लिए ये प्रश्न पूछ रहा था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी पागलों की तरह हंसने लगेगा और अचानक इलुसरी स्पिरिट गेट पर हमला कर देगा। हालांकि लिंग वेई लोंग मॉर्निंग स्टॉर्स की भूमि में सबसे मजबूत व्यक्ति थे, लेकिन वह केवल एक महान संत थे। वो एक स्वर्गीय संत के समकक्ष कैसे हो सकता है? थोड़ी ही देर में इल्यूसरी स्पिरिट गेट का आधे से ज्यादा हिस्सा नष्ट हो गया और लिंग शियाओलोग के पिता लिंग चेन को एक मानसिक चोट लगी, जिसने उन्हें तुरंत मौत के करीब पहुंचा दिया। इल्यूसरी स्पिरिट गेट 4 परिवारों द्वारा नियंत्रित एक शक्ति थी। ये 4 परिवार थे लिंग परिवार, जू परिवार, झू परिवार और लू परिवार। प्रत्येक परिवार को बहुत कष्ट सहना पड़ा और जू परिवार लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया। जू परिवार में केवल 5 बुजुर्गों सहित कुछ ही लोग बचे थे। हजारों आंतरिक और मूल शिष्यों की भी मृत्यु हो गई। सब कुछ बहुत अचानक हुआ। उस आदमी का इरादा पूरे इल्यूसरी स्पिरिट गेट को नष्ट करने का था ताकि लिंग जियाओलोग मिस्टिक फॉल्स की भूमि पर जाए और रेड मून साम्राज्य में उसकी तलाश करे। उसकी इच्छा लिंग जियाओलोग से लड़ने और उसे मारने की थी। वो लिंग जियाओलोग को अचानक क्यों मारना चाहता था, यह एक रहस्य था।
ये तो वही आदमी जानता है। सौभाग्य से इलुसरी स्पिरिट गेट में सबसे रहस्यमय बुजुर्ग एल्डर मो उस स्वर्गीय संत को रोकने के लिए समय पर प्रकट हुए। ये पता चला कि एल्डर मो बेहद शक्तिशाली थे और हजारों वर्षों से इलुसरी स्पिरिट गेट में छिपे हुए थे। एल्डर मो का अस्तित्व किसी से छिपा नहीं था। हर कोई जानता था कि एल्डर मो एक रहस्यमय व्यक्ति था जो लिंग वेई लॉन्ग के दादा के युग में अचानक प्रकट हुआ था और तब से इलुसरी स्पिरिट गेट में रह रहा है। एल्डर मो मुख्य रूप से किसी के दिल को देखने, किसी के भाग्य की गणना करने, किसी के भाग्य की भविष्यवाणी करने और किसी के भविष्य को बदलने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। संदर्भ अध्याय 4। यह एल्डर मो ही थे जिन्होंने लिंग वेई लॉन्ग और अन्य लोगों को लिंग जियाओ लॉन्ग के पास 9 विशेष योग्यताएं होने के बारे में बताया था। वे क्षमताएं क्या थीं, इसके बारे में एल्डर मो ने नहीं बताया और सभी को केवल इतना बताया कि वह क्षमताओं की गणना नहीं कर सकते, और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये क्षमताएं मॉर्निंग स्टार्स द्वारा प्रदान की गई थीं। लेकिन एल्डर मो ने गणना की कि ये जियाओ की निगलने की क्षमता ऐसी किसी भी चीज को निगल सकती है जिसमें ऊर्जा, कुछ भी और सब कुछ हो। यदि एल्डर मो नहीं होते जो अचानक प्रकट हुए और एक ही मौके से उस स्वर्गीय संत को गंभीर रूप से घायल कर दिया, तो उस व्यक्ति ने इलुसरी स्पिरिट गेट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया होता। जब एल्डर मो सामने आया तो वह आदमी चौंक गया और भागने लगा। एल्डर मो ने उसका पीछा नहीं किया और केवल इतना कहा कि जैसे ही उसने इलुसरी स्पिरिट गेट को छूने के बारे में सोचा, स्वर्गीय संत की मृत्यु पहले ही तय हो चुकी थी। लिंग जियाओ लोग निश्चित रूप से जाएगा और उस व्यक्ति को मार डालेगा। उस आदमी के भागने के कुछ ही समय बाद सभी विदेशी लोग मॉर्निंग स्टार्स की भूमि छोड़कर चले गए। जाने से पहले उस स्वर्गीय संत ने इलुसरी स्पिरिट गेट पर एक संदेश भेजा। उन्होंने कहा कि यदि इलुसरी स्पिरिट गेट वास्तव में बदला लेना चाहता है, तो लिंग जियाओ लोग को मिस्टिक फॉल्स की भूमि पर भेजें और रेड मून साम्राज्य में झाओ यान की तलाश करें। जब ये संदेश आया तो सभी लोग भ्रमित हो गए और उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर वह आदमी क्या चाहता है। उसने अपना नाम और पता क्यों छोड़ा? तब एल्डर मो ने एक बार फिर कुछ गणना की और कहा कि झाओ यान को एक बार रसातल द्वारा छोड़े गए अवशेष में एक अवसर मिला था। उस रसातल के अवशेष से उसने एक गुप्त तकनीक प्राप्त की जो किसी भूमि का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती थी और उसे दूसरे व्यक्ति से जोड़ सकती थी। एल्डर मो के अनुसार झाओ यान ने अपने अविश्वसनीय आशीर्वाद के कारण लिंग शियाओलो को निशाना बनाया है। वो उन आशीर्वादों को निकालकर अपने बेटे के लिए ले जाना चाहता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि झाओ यान अचानक पागल क्यों हो गया। 1 महीने बाद एल्डर मो ने भी मॉर्निंग स्टार्स की भूमि छोड़ दी। उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत उजागर कर दी है, सुबह के सितारों की भूमि में उनका समय समाप्त हो गया है। उन्हें जितनी जल्दी हो सके सुबह के सितारों की भूमि छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा सुबह के सितारों की पूरी भूमि को एक आपदा का सामना करना पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप इस भूमि का विनाश हो सकता है। कोई नहीं जानता कि एल्डर मो ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन ये सच था। जाने से पहले उन्होंने कुछ गणना की और घोषणा की कि लिंग शियाओलोग 2 साल के भीतर वापस आ जाएंगे। इसलिए लिंग वेई लॉन्ग और अन्य लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक लिंग जियाओलोग वापस आएगा, वह अपने साथ भाग्य की एक बड़ी लहर लेकर आएगा। उस समय न केवल इलुसरी स्पिरिट गेट अपने पूर्व गौरव को पुनः प्राप्त कर लेगा, बल्कि उससे भी आगे निकल सकता है। हालांकि यह इलुसरी स्पिरिट गेट में सभी को सांत्वना देने जैसा लग रहा था, फिर भी सभी ने उस पर विश्वास करना चुना। आखिरकार एल्डर मो एक रहस्यमय व्यक्ति थे और लिंग जियाओलोग कई आशीर्वादों और अद्भुत प्रतिभा वाला एक व्यक्ति था जिसने सुबह के सितारों की भूमि की सभी प्रतिभाओं को पीछे छोड़ दिया। कुफाये दान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें टॉस साइट मैप दान करें।